अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? हसन खानानी हियर फ्रॉम KNS कराची। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप ऑडिट के बारे में थोड़ा सा गाइड करें, याद नहीं रह रहा, चीज़ें बड़ी भूल रहे हैं। ऑडिट का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ सर। साजिद कपाड़िया जो पढ़ाते हैं KNS में, वो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। हाँ, थ्योरी में मैं किस तरीके से CA के पेपर्स को लेकर के चला, मैं उसके ऊपर आपको गाइड करता हूँ, फिर कोशिश करते हैं उसी चीज़ को ऑडिट में हम अप्लाई करें। चलिए जी, अब मैं आपको थ्योरी में लेकर के जाऊंगा कि थ्योरी के पेपर्स को कैसे टैकल करना है। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं पेपर से 2-3 दिन पहले एक काम किया करता था। अब तो आपके पास खैर इतना टाइम नहीं, लेकिन मैं अपने पास थ्योरी को 4 हिस्सों में कैटेगराइज कर लेता था। इजी प्लस इम्पोर्टेंट, नॉट इजी बट इम्पोर्टेंट, इजी बट नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इजी नॉट इम्पोर्टेंट। सही है सर, इस तरीके से मैं कर रहा होता था इसको क्लासीफाई, और मैं इस क्वाड्रेंट के हिसाब से थ्योरी की तरफ बढ़ता था, 1 2 3। और ये तो मैं रिस्क लेता था और ये मैं अक्सर करता ही नहीं था। लेकिन आपको मैं एडवाइस करूंगा, आप जमाना थोड़ा चेंज हुआ, आप जरूर इसको एक दफा पढ़ कर जाए। अब सर, थ्योरी के पेपर में बच्चा कब मरता है? बच्चा इसलिए मरता है जब बच्चा समझता है उसको हर चीज करनी चाहिए। आज मुझे बहुत सारे बच्चों ने, टेक्स्ट का पेपर था, दुआएं दी हैं। उन्होंने मुझे कहा कि सर रिटर्न असेसमेंट अपील की थ्योरी क्या करें। मैंने उसको डाला हुआ था इजी ओ नॉट इजी बट इंपॉर्टेंट वाले, उसमें के थ्योरी आएगी, लेकिन अब उन्होंने कहा सर याद नहीं होती, क्या करें? मैंने कहा टीचर के लेक्चर है। उन्होंने कहा हाँ सर लेक्चर मौजूद है। मैंने कहा आखिरी दिन बस एक दफा सुन लेना। उन्होंने सुना और पेपर में सवाल इतना इजी आ गया कि बड़ा आराम से हो गया। उन्होंने कहा सर पूरा सेशन हमने इसको नहीं देखा, एंड में 1.5-2 घंटे के हमने इनके लेक्चर्स देखे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सवाल 6-8 नंबर का बड़े आराम से हो गया। सर अब ये आपको डिसीजन लेना है। अब आपको अपने ऑडिट के पेपर में जितनी भी थ्योरी है उसको स्पेसिफाई करें। इसमें सबसे पहले देखें यार, खोल के बैठे इजी और इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सी है जो कि याद करने वाली है। अब जैसे यूजुअली मैं ऑडिट की ग्रेड अगर देखूं, तो सर ऑडिट की ग्रेड अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से इस ग्रेड में आपके पास दो चीजें हैं जो कि थोड़ा सा आपको लगेगा शायद, मेरे हिसाब से। तो मैं हमेशा कहता हूँ लो हैंगिंग फ्रूट है, पासिंग मार्क्स एरियाज हैं। प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट वाली चीज सही है सर, ये 15 से 20 नंबर मुझे नहीं लगता इतने मुश्किल होंगे। और इसी तरीके से ये अगर आप देखें तो ये टोटल इन दोनों से कुल मिला के कम से कम मिनिमम 25 नंबर का पेपर आएगा, मैक्सिमम 35। अगर आप इस एरिया को टारगेट करें, इसके अंदर जो कंटेंट्स है उनको टारगेट करें, और इस 35 में से मैं अगर स्टूडेंट होता आपकी जगह, तो मैं कहता यार ये जितने का भी आएगा इसमें से मुझे 80% मार्क्स उठाना। अगर ये 25 का आ रहा है तो मुझे 20 उठाने, 35 का आ रहा है तो मुझे 28 उठाने भाई, तो बाकियों में मुझे आसानी हो जाए। सर इसके बाद जो पहला है ऑडिट फ्रेमवर्क रेगुलेशन, ये एरिया भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इसके ऊपर भी जाएं, एथिक्स यूजुअली बच्चे को बड़े आराम से हो जाते हैं। सही है सर इसको टारगेट करें कि भाई इसके अंदर जो थ्योरी की इजी चीजें हैं जो पूछता रहता है उसको टारगेट करें। अब सर अगर आप इन तीनों की ग्रेड उठा के देखें ना, ये अपनी ग्रेड A, B और D, तो सर अगर आप इसको टारगेट कर लेंगे तो ये ग्रेड आपका तकरीबन आधा पेपर है, और मेरे हिसाब से रिलेटिवली आसान है एज कंपेयर टू बाकी जो 20 मॉडरेट एविडेंस और इंटरनल कंट्रोल वाली ग्रेड है उसके मुकाबले में। सही है सर, तो अगर आप इस ग्रेड को टारगेट करें अभी अपने रिवीजन के टाइम पे, और आप बोले यार अगर ये ग्रेड 50 नंबर की आती है और उसमें से मैंने 35 नंबर ले लिए, तो बाकी ग्रेड में से मुझे सिर्फ 15 नंबर लेने। अच्छा, अब उसमें से भी देखें सर, जो दूसरी ग्रेड भी है आपकी, तीसरी ग्रेड नंबर जो C है, ये मैंने अपने पास कन्वर्ट किया हुआ है। अब फिर देखें जो आपकी ग्रिड नंबर C है ना सर, ये ग्रिड नंबर C जो है, ये ग्रिड नंबर C भी आपको लग रहा है कि थोड़ी सी है खतरनाक। इसमें भी आप देखें सर कौन से एरियाज हैं। आप ऑडिट एविडेंस के क्या टाइप्स होते हैं, इसका आपको पता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन मुश्किल नहीं है, एनालिटिकल प्रोसीजर मुश्किल नहीं है, सैम्पलिंग इतनी तो नहीं। हाँ, सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी IS 10 अच्छा है तो आप कर सकते हैं, गोइंग कंसर्न भी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर एक्सटेंसिव बहुत है। अच्छा, इसमें भी जुगाड़ होता है। सर साजिद ने आपको बताया होगा कि यार ये प्रोसीजर सब में डाल दो कि भाई ये इसका लेजर से बैलेंस टैली करूंगा, सही है, और जो है अपना क्या कहते हैं टोटलिंग करूंगा, रिकैलकुलेशन के बहुत सारी जगह पे आ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग, इंक्वायरी, वो सब चीजें तुम फेंक सकते हो। अब देखो ये मुश्किल है। इंटरनल कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में अक्सर मैं कहता हूँ भैया ये तो अजीब से। अच्छा ये सर आप अजीब से क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मुझे भी पता टाइम यूजिंग द वर्ड ऑफ अदर इतना मुश्किल नहीं है। RP आप कर सकते हैं, हाँ IT वाली चीज। अब देखिए IT हो गया इंटरनल कंट्रोल, ये वही है कि आप इनको कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट बट नॉट इजी, याद करने में टाइम लगेगा। इनको जरा एंड की तरफ रखें, इनके ऊपर बोले कि यार थोड़ा सा रिस्क लूंगा। सही है सर, बाकी चीजें जो आपको लगता है, पहले जो मैंने बताया जिन ग्रिड्स को टारगेट करना है उनको टारगेट करें। सर थोड़ी टारगेटेड अप्रोच पे जाएं, थोड़ा सा रिस्क लें, रिस्क एपेटाइट रखें। हम CS पीछे रह जाते हैं इसी वजह से कि हम रिस्क नहीं लेते। देखो रिस्क है तो इश्क है, रिस्क लेना सीखो मेरा बच्चा। तुम देखोगे इंशाल्लाह कि तुम बड़े आराम से
ये पेपर कर सकते हो। ग्रिड के हिसाब से चीजों को टारगेट करो। ग्रिड मैंने खोल के रख दी है, ग्रिड आईकेएम की वेबसाइट पे अगर आप कैफ पे जाएंगे स्कोप ऑफ सिलेबस के अंदर मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। छोटी सी कोशिश थी, ऑडिट का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ अभी, कैफ 8 मैं नहीं पढ़ा रहा मतलब, लेकिन इंशाल्लाह ये आपको जरूर हेल्प करेगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।